अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज वफाकी हुकूमत अपने देरीना मौक़िफ़ से पीछे हट गई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के रास्ते में खड़ी दीवारों को गिराने की तैयारी कर ली गई है। आज हुकूमत ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के खिलाफ अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हुकूमती अपील पर समाअत की, जिस दौरान अदालत की तलबी पर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने केस का रिकॉर्ड पेश किया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक एक ही रोज एतराजात दूर करके केस सुना गया। क्या शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या खास तौर पर? इस पर रजिस्ट्रार ने बताया कि दरखास्त एतराज के लिए मुकर्रर हुई थी और फैसला हुआ कि एतराज पर फैसला दरखास्त के साथ ही होगा। जुमे को 9:30 पर एतराज लगा और 11:30 पर केस की समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। एक साल में कितने मुकदमात की जुमे को 12 बजे समाअत हुई? बताया जाए कितने मुकदमात में एकतरफा रिलीफ दिया गया? लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। क्या इस तरह का उमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने किया? अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। फौजदारी मुकदमात में मुलजिम की नकलो हरकत को कैसे महदूद किया जा सकता है? लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सुना गया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अपील अदालत पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। अदालत वफाक की अपील को 2 टर्म्स पर निपटा दे। लाहौर हाई कोर्ट का ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने का फैसला मिसाल ना बन जाए। बाद अज़ा हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के खिलाफ वापस ले ली है, जिसके बाद शहबाज शरीफ के वकील ने भी अदालत को तौहीन अदालत की पैरवी ना करने की यकीन दहानी कराई है। हुकूमती दरखास्त वापस लेने के बाद चंद सवालात पैदा हो रहे हैं। सवाल यह है कि हुकूमत ने अपनी दरखास्त वापस क्यों ली है? क्या शहबाज शरीफ को एनआरओ मिल गया है? क्या हुकूमत शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजना चाहती है? क्या अपोजिशन लीडर और हुकूमत के माबैन मामला तय हो चुके हैं? इसी हवाले से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वजाहत की है। फवाद चौधरी के मुताबिक अपोजिशन लीडर का नाम पहले ही ECL पर है। उन्होंने अपनी पिटीशन हाई कोर्ट से वापस ले ली है, लिहाजा टेक्निकल ग्राउंड्स पर, तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की जरूरत खत्म हो जाती है। अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। इसी हवाले से फिरदौस आशिक अबान और शहजाद अकबर ने भी वजाहत की है। अटॉर्नी जनरल से बात हुई है, उस केस की फीडबैक लेके मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हुकूमत का जो पहले दिन से अज़्म है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है, जिम्मेदारी का जो मैंडेट हमें अवाम ने दिया, हमने उसकी पासदारी को यकीनी बनाना है। तो लिहाजा ये जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई अफरा तफरी में, वो सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ। ये कोई अच्छी मिसाल नहीं थी। इस हवाले से अदालत ने अपने रिमार्क्स दिए कि ये बाकी किसी केस के लिए प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। इस तमाम तर मामले पर फिरदौस आशिक अबान साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज नून लीग की सीनियर क़यादत क्या हम इजलास की खबर डील के तासुर और ग्रैंड डायलॉग पर पार्टी पोजीशन की वजाहत करती है। इस खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने 2023 के इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ कराने के मंसूबे को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है, जबकि पार्टी क़यादत ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ पर मुनकसिम नजर आई, डिवाइडेड दिखाई दी कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पार्टी के इजलास में शाहिद खान अब्बासी, परवेज रशीद, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और खुरम दस्तगीर शरीक हुए। नवाज शरीफ और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने लंदन से, जबकि शहबाज शरीफ ने लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। नून लीग का पहला अहम इजलास था और मुस्तकबिल में भी इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। इस खबर के मुताबिक इन इजलासों में पार्टी की पॉलिसियों पर बात की जाएगी। पार्टी मज़ाहमत और वोट को इज्जत दो का बयानिया इख्तियार करेगी या मफाहमत और लचक का मुजाहरा करेगी। यकीनन इस हवाले से इन इजलासों के अंदर तयन किया जाएगा। इजलास में परवेज रशीद ने वोट को इज्जत दो के बयानिए पर बात की। इस हवाले से उसकी हमायत में दलाइल भी दिए। परवेज रशीद ने दलील दी कि मज़ाहमती बयानिए को तकरीबन 5 साल गुजर चुके हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि हमारे वोट बैंक में इजाफा हुआ है या नहीं? ज़िम्नी इंतखाबात में हमें कामयाबी मिली, जबकि मुस्लिम लीग नून के टिकट की तलब में भी इजाफा हुआ। परवेज रशीद ने सवाल उठाया कि जो बयानिया गुज़श्ता 5 साल से कामयाब रहा, उसको तब्दील करने की ज़रूरत क्यों है? परवेज रशीद के मुताबिक ये तासुर गलत है कि पार्टी के अरकान परेशान हैं और वो चाहते हैं कि क़यादत अगले इंतखाबात से पहले अहम लोगों से बातचीत करे। अगर ऐसा होता तो हमारे टिकट की इतनी मांग, इतनी डिमांड ना होती, और ये हकीकत यहाँ सबको मालूम है। परवेज रशीद ने दावा किया कि जिन लोगों ने नवाज शरीफ को सियासत से हटा दिया था और आज उनसे बात करने में दिलचस्पी रखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि पार्टी को अपने बयानिए पर कायम रहना चाहिए, ताहम इसे टकराव से गुरेज करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म के मुताबिक आइंदा इंतखाबात किसी भी इदारे की मुदाखलत के बगैर आज़ादाना और मुनसिफाना होने चाहिए, लेकिन हमें अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए।
मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह मरियम नवाज के हामी नजर आए। उन्होंने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि मरियम नवाज को पार्टी की क़यादत करने दी जाए। राना सनाउल्लाह के मुताबिक जब पार्टी की मरकजी क़यादत जेल में थी तब मरियम नवाज ने पार्टी की क़यादत की और कारकुनान को मुतहर्रिक किया था। सदर नून लीग पंजाब ने तजवीज़ दी कि मरियम नवाज अब घर बैठी हैं, उन्हें पार्टी में कुछ फाल किरदार अदा करना चाहिए, उन्हें कोई इंपॉर्टेंट टास्क सौंपना चाहिए। साबिक वजीर रेलवे साद रफीक ने भी बातचीत के हक में बात की और कहा कि 2023 में 2018 के इंतखाबात दोहराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मज़ाहमत की सियासत पर नजर सानी की जानी चाहिए। हमजा शहबाज ने भी ग्रैंड डायलॉग की हिमायत की और इसकी जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर एस्टैब्लिशमेंट को अपनी गलती का एहसास हो गया तो पार्टी को इसे एक रास्ता फराहम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसहाक डार ने इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए आइंदा इंतखाबात में पीटीआई की हुकूमत का धांधली की कोशिश की वजाहत की। बादशाह पार्टी इस मामले पर बातचीत न करने पर राजी हो गई और नवाज शरीफ ने इस इजलास से खिताब नहीं किया। वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे और सुनते रहे कि नून लीगी रहनुमा क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं और उस पर क्या दलाइल दिए जाते हैं। शहबाज शरीफ भी पार्टी रहनुमाओं की तजावीज़ सुनते रहे। अब सवाल ये कि क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमत की बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मामला आगे बढ़ाने में संजीदा है? क्या नून लीग में मज़ाहमत और मफाहमत साथ साथ चलेंगी? क्या हुकूमत शहबाज शरीफ को महफूज रास्ता दे देगी? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजिया का नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेठी साहब, इब्तिदा में बड़ा सादा सा सवाल है कि मामला कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे कि छोटे मियाँ साहब कह रहे थे कि बड़े भाई के पाँव भी पकड़ने पड़े तो गुरेज नहीं करेंगे। आपको लगता है कि अब बड़े भाई के पाँव पकड़ने की जरूरत दरपेश नहीं होगी और मामला हल हो गए हैं? उनके लिए रावी चैन लिख रहा है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है छोटे मियाँ साहब को? नहीं, मामला तो संजीदा है। पाँव पकड़ने से ये मसला हल नहीं होगा। वजनी आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, अपना मौक़िफ़ समझाना पड़ेगा। और सुना है कि एक मीटिंग हुई है इनकी जूम के ऊपर पीपल्स नून लीग की लीडरशिप की, जिसमें उन्होंने ये फिर से सारी बातें आपस में डिस्कस की हैं। आज हुई है शायद, और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने अपना मौक़िफ़ फिर दिया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का अपना मौक़िफ़ है, शायद खाकान अब्बासी का है और साद रफ़ीक साहब का है और मरियम का है। मैंने सुना है कि मियाँ साहब ने सबकी बातें सुनी मगर खुद अपना मौक़िफ़ नहीं पेश किया। मगर ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे नहीं है कि वो जाएंगे और जाके मियाँ साहब और वो बैठ के सारा तय पा लेंगे। अब तो और भी लोग हैं जिन्होंने अपने ओपिनियंस दिए हैं और इसके ऊपर काफ़ी डिवीजन है इस वक्त। लेकिन सर साहब, चंद और खबरें भी मार्केट के अंदर बड़ी गर्म है और उनके मुताबिक मुख्तदिर हलकों से शहबाज शरीफ साहब बराह रास्त राब्ते में आ गए हैं। यानी वो राब्ते जो बिलवास्ता हो गए थे अब वो बगैर किसी वास्ते के हो रहे हैं, बराह रास्त उनसे बात हो रही है और ये मियाँ साहब को बताए बगैर नहीं हो सकता है। तो आप ये समझते हैं सर कि ये खबरें दुरुस्त हैं और क्या मियाँ साहब की ग्रीन सिग्नल के बाद शहबाज शरीफ साहब बराह रास्त इन कॉन्टैक्ट आए हैं पावर ब्रोकर्स के साथ? देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि मियाँ साहब ने कभी भी नहीं रोका था शहबाज को। उन्होंने बाकी लोगों को रोक दिया था कि भाई आप मत मिला करें, बिकॉज आपने देखा कि कुछ लोग मिले और फिर उसके बाद कंफ्यूजन अराइज की, क्योंकि उन्होंने फिर जो मिलने के बाद आप लोगों ने उनको घेर लिया और उनसे ऐसी बातें निकलवा ली जो कि फिर शर्मिंदा होना पड़ा नून लीग को। शहबाज शरीफ साहब जब मिलते हैं ऐसे हलकों को तो वो फिर सिवाय बड़े भाई के किसी से बात भी नहीं करते और ना ही वो तस्लीम करते हैं कि वो मिले हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमेशा उन्हें इजाज़त थी, कभी इजाज़त रोकी नहीं गई उनसे, और हमेशा उनकी जो मुलाकातें हुई वो खुफिया हुई। और अभी भी आप सही कह रहे हैं, मेरी भी इत्ला ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब राब्ते में हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब को पता है कि वो राब्ते में है। अब क्या वो डिटेल में क्या बातें होती है जब शहबाज शरीफ साहब ऐसे हलकों से बात करते हैं, वो टेलीफोनों के ऊपर मेरा ख्याल है वो नहीं कन्वे की जा सकती। तो इसलिए मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, अपनी बैक का जो प्रॉब्लम है और उनका जो रिकरिंग कैंसर का जो प्रॉब्लम है वो भी डॉक्टर को भी दिखा लिया जाए और फिर जो बड़ा डॉक्टर बैठा हुआ है वहाँ लंदन में उनसे भी जाके अपनी प्रिस्क्रिप्शन दिखा दी जाए कि पाजी है, मेरी प्रिस्क्रिप्शन है। पाजी फिर बहुत कुछ पूछेंगे उनसे। ये गोडे पकड़ने वाली बात नहीं है, यहाँ मोटी वजनी आर्गुमेंट्स देने पड़े। ज़हीर साहब, बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन आज जो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें जमा कराई थी वो भी वापस हो गई। इससे पहले आपको याद होगा शहबाज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन थी वो भी दोनों पिटीशंस वापस ले ली गई।
तो यहाँ पर भी तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान भी स्मूथ सेलिंग हो गई है, क्योंकि मुझे याद है गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर आपने बताया था कि यहाँ पर उन लोगों को राज़ी करने की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी इमरान खान साहब को राज़ी करने की ज़रूरत है। तो आपको लग रहा है कि खान साहब के यहाँ भी कहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी है या वो पैदा कर ली गई है? देखिए, अगर खान साहब ने कोई फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर ली ना, तो उसका भी एक मतलब होगा। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी ना पैदा करे तो उसका भी एक मकसद है। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा नहीं करते तो उसका ये मतलब है कि वो शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको चलने नहीं देंगे। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी कर लेते इसका ये मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान और ऑन द सेम पेज कि शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा मजबूत किया जाए और फिर ऐसा एक बयानिया बनाया जाए जो कि उनके फायदे में हो, नवाज शरीफ के फायदे में हो या ना हो, मगर उनके फायदे में हो। तो अब इससे आप सोच लें, अभी तक तो हमें ये पता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो रोक रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। हमें ये इतला दी गई कि जी नहीं, वो तो जो भी होगा वो जाएंगे ही जाएंगे। अब वो आपसे सुनने ये आ रहा है कि हुकूमत का रवैया भी नरम हो गया कि अच्छा जी ठीक है, मगर एक्चुअली हुआ ये है कि इन्होंने अपनी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली है, जिसको और उन्होंने वो जो दूसरी एप्लीकेशन थी अपनी सुप्रीम कोर्ट पे अपील थी वो उन्होंने वापस कर ली है। मगर हुआ ये है कि इसके साथ ये मतलब नहीं है कि इमरान खान साहब पीछे हट गए या कोई मुकमुका हो गया बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान एंड शहबाज साहब। इसका ये मतलब है कि वो इन्फ्रक्चुअस हो गई। जब शहबाज शरीफ साहब ने अपना मौक़िफ़ ही विड्रॉ कर लिया तो फिर वो जो ब्लैक लिस्ट का था, तो वो जो उनकी एप्लीकेशन थी वो इन्फ्रक्चुअस हो गया। अब मामला ब्लैक लिस्ट से हट के जो कि नॉन स्टार्टर था, अब वो रेड लिस्ट पे वो आ गया है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे, तो उसके ऊपर अब बहस होगी, उसके ऊपर मामला चलेगा और वो ऑन मेरिट सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। इमरान खान साहब अपोज करेंगे इनको जाने से, या आई स्टिल थिंक इनको जाने नहीं देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। मगर पहले भी आपने देखा ना, उन्होंने कुछ चीजें अपोज की मगर वो फिर अदालतों ने इजाजत दे दी। तो मेरा ये ख्याल है कि वो अपोज करेंगे, अदालत उसके बावजूद इजाजत देगी, शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब जाके अपना मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाएंगे, शहबाज शरीफ साहब बड़े भाई के साथ बैठ के डिटेल में बात भी करेंगे। एक दिन में बातें मसला हल नहीं होगा, 2, 3, 4 सिटिंग्स होंगी, उसके अंदर बहुत सी बारीकियां होंगी। मियाँ साहब अपने साथी जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनसे फिर राब्ते में करेंगे, फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे। ये टू एंड फ्रो चलेगा 10-15 दिन। लंदन की अच्छी हवाओं में शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब बैठ के ये बातें करेंगे। उसके बाद जो भी फैसला होगा वो शहबाज शरीफ साहब को फिर कहा जाएगा, अच्छा जी चले यहाँ तक तो हम बात मान गए आपकी, आगे अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आप ये करके दिखाएं। अगर आपका ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट सिंसियर है तो फिर हमें पता चल जाएगा एस्टैब्लिशमेंट सिंसियर है या इट इज बाइंग टाइम। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ 2 इश्यूज, एक्चुअली 3। क्या नवाज शरीफ साहब सिंसियर हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग हो और फिर आगे बढ़ा जाए, रास्ते निकाले जाएं, या वो अभी भी टोटल कॉन्फ्रंटेशन के मूड में है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के साथ काम करने के लिए तैयार है या नहीं, और अगर नहीं तो मरियम के साथ काम करने के लिए तैयार है या नहीं, और अगर नहीं तो फिर सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के साथ अगर काम करना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के आगे जाके बेचा है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? क्या वो बयानिया बढ़ाया जा सकता है जब तक इमरान खान साहब यहाँ बैठे या नहीं? तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे, वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी मुहिम चलाएंगे, बाहर पीडीएम चलती रहेगी। पीडीएम कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करेगी जिसके साथ गाली गलौज पे आ जाए या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। लेकिन शेख साहब, पहला सवाल जो आपने कहा कि कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो मरियम बीबी ने इससे सवाल किया गया कि भाई मज़ामत है या मफामत? उन्होंने कहा कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी। इसका मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप कर रहे हैं कि शहबाज साहब अल्टीमेटली चले जाएंगे, मनाने की कोशिश की जाएगी, एक सेटिंग में तो हो नहीं सकता, ये मुसलसल अमल रहेगा। तो इन द मीनवाइल आप ये समझ रहे हैं कि पार्लियामान के बाहर मज़ामत होती रहेगी, ये जलसे जुलूस भी होंगे, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी और दरियासना कोई ना कोई बात भी हो रही होगी, बैकडोर चैनल भी ऑपरेट कर रहा होगा। मगर बाहर जो कुछ हो रहा होगा वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन नहीं ली जाएगी, एंटी गवर्नमेंट पोजीशन ली जाएगी। हर किस्म का मौका इख्तियार किया जाएगा गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में, उनको अंडरमाइन करने में, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब करने में, जो कि ऑपोजिशन का हक है। जलसे करना कोई हक है, कोई डिस्टेबलाइजेशन उस किस्म की नहीं है जैसे वो धरने थे। ना ही इस किस्म की कोई साजिश है कि इमरान खान साहब को गिराया जाए, ये उनका हक है। मगर पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, आइए जी बैठिए,
रेकन्सिलिएशन, नेशनल कंसेंसस करना हमने इकोनॉमिक्स के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ब्ला ब्ला अमेरिका, ये वो जो बातें वो कह रहे हैं, क्या इमरान खान साहब उनके साथ बैठेंगे मफामत के लिए और रेकन्सिलिएशन के लिए, ऑन कंसेंसस बिल्डिंग के लिए? तो ये फिर देखना पड़ेगा ना, अगर इमरान साहब बैठते नहीं है उनके साथ, तो शहबाज शरीफ साहब किसके साथ जाके कंसेंसस क्रिएट करेंगे? आप पीटीआई के साथ ही करना ना पार्लियामेंट के अंदर। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब कहें जाएं, आप बैठे पार्लियामेंट के अंदर, हम साथ हैं आपके, आप जाएं उनके साथ मफामत करें। इसका तो दूसरा मतलब टाइम बाइंग ही होगा, पार्लियामेंट के अंदर तो बात नहीं होगी, ये टाइम बाइंग होगी। तो ये मामला अल्टीमेटली आम इंतखाबात 2023 की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी की तैयारी है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मगर बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, मगर मसला यहाँ ये है कि 2022-23 में क्या एस्टैब्लिशमेंट इसको उधर ले जाना चाहती है? क्या ये ऑलरेडी तय हो गया है कि जी 2023 में ही इलेक्शन होगा और अभी आप इन हाउस चेंज का भी कुछ नहीं होगा, आपने एहतजाज करना है करें, हम आपके ऊपर से प्रेशर रिलीव करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कोई नेशनल कंसेंसस क्रिएट करें और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बातें बंद करें, हम भी गो स्लो करते हैं नैब शैब वगैरह। मगर देखिए ना, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कुछ पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, कुछ बिहाइंड द सीन्स पावर्स जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है, कुछ नैरेटिव जो है वो नवाज शरीफ और मरियम के हाथ में और उनके साथियों के हाथ में है, और कुछ नया नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। तो मैं समझता हूँ कि जैसे अभी आपने बिल्कुल सही इसको समझे हैं आप कि ये पीडीएम भी चलेगी, जलसे भी होंगे, तकरीरें भी होंगी, बजट के ऊपर वॉकआउट्स भी होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे, मगर इन हाउस चेंज नहीं, अभी उसकी कोई इम्कान नहीं है। वो उसी सूरत में होगा जब एस्टैब्लिशमेंट ये फैसला करेगी कि हमने अब शहबाज शरीफ साहब को इसके साथ ही आगे बढ़ना है। अगर मैं समझता हूँ वो फैसला अभी नहीं हुआ, शक शुबात मुंडी के अंदर ये है कि शायद शहबाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट को और इमरान खान को टाइम ना दे दें। मतलब है कि ये मफामत की बात करते करते वो 1 साल 1.5 साल और खींच ले इसी तरीके के साथ, जैसे पिछले साल फिर ऐसी बात हुई थी तो फिर फॉल थ्रू हो गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब। सेठी साहब आपके वक्त के लिए सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नज़म सेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है। अभी एक ब्रेक लेंगे, वो एक शॉर्ट ब्रेक, जिसके बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि हुकूमत के लिए सब अच्छा, अवाम के लिए मसाइल क्यों हैं, अवाम के लिए सब अच्छा क्यों नहीं है। इस आम मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। मुल्क में खुशहाली, तरक्की, रोजगार और नए पाकिस्तान के लिए 100 रोजा प्लान देने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 1000 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। आज हुकूमत की जानिब से माशी आशारियों में बेहतरी की नवीद सुनाई जा रही है, मईशत में बेहतरी के आसार की खुशखबरी दी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि शरह नमूद तेजी से बढ़ रही है। इन्हीं बुनियादों पर हुकूमत खुद को मजीद मुस्तहकम महसूस कर रही है। इन्हीं दावों, खुशखबरियों और आदाद शुमार की बुनियाद पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अगले 5 बरस भी इक़्तिदार हासिल करने के लिए पुरुमीद है। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। खुशखबरी ये है कि एक बहुत मुश्किल वक्त से माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र करता हूँ हमारा मुल्क निकल गया। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। अभी तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फेल हो गई, इसलिए वो नहीं कह रहे थे कि फेल हो गई, क्योंकि हुकूमत जब आई है वो फेल कैसे हो सकती है। वो चाहते थे कि फेल हो जाए, कि कामयाब ना हो। पहले से खतरा हो गया कि ये हुकूमत अगर कामयाब हो जाती, उस माशी बुरान से पाकिस्तान को निकाल लेती, तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जानी थी। तब ग्रोथ रेट तकरीबन 4%, यानी 4% पे जब ऊपर जाना फिगर जब पब्लिक हुए तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो फिगर ठीक होते तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब कि मुल्क इतना बुरा नहीं कि अगर अभी 4% मुल्क ग्रो करे। तो वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। इंशाअल्लाह जो हम मुश्किल वक्त से निकले हैं, ये भी 5 साल में तो इंशाअल्लाह, और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस पर अगले 5 साल की भी तवक्को है। मईशत की बेहतरी के दावे तो हैं, शरह नमू भी बढ़ रही है, स्टॉक एक्सचेंज भी हर रोज़ नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन आदाद शुमार के इस गोरख धंधे में आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला है। हुकूमत का अपना इदारा यानी इदारे शुमारियात बार बार खतरे से आगाह कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह 8.3% रही है, जबकि देही इलाकों में
ये शरह 10% से भी तजावुज कर गई है। सिर्फ तहरीक इंसाफ के 1000 अयाम का जायजा लिया जाए तो 1000 दिन कबल 40 रुपए किलो मिलने वाला आज आटा 90 रुपए में था। चीनी फी किलो 1000 अयाम कबल 55 रुपए में मिलती थी, आज 110 रुपए में भी दस्तयाब नहीं है। दूध 70 रुपए से 130 रुपए फी लीटर तक जा पहुंचा है। पेट्रोल की कीमत में गुज़श्ता 1000 अयाम में तेजी से इजाफा हुआ है। तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार से कबल 65 रुपए लीटर मिलने वाला पेट्रोल आज 113 रुपए फी लीटर पे पहुंच चुका है। अवाम को मुसलसल महंगाई के बुलाया जा रहा है। इन हालात में क्या अवाम हुकूमत पर एतमाद करती है? हमने अवाम से जानने की कोशिश की है, उन्होंने क्या जवाब दिया है आपके सामने रखता है। जिस तरह से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान को थोड़ा तवज्जो देना चाहिए, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके लिए इसने बहुत मुश्किलात खड़ी कर दी। बेशक इन्होंने बहुत अच्छे निज़ाम भी किए होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किए। पछता रहे हैं, अब दोबारा देखेंगे कोई नेक्स्ट कोई नया बंदा ढूंढेंगे। पुराने आए तो फिर नहीं वोट देंगे, दे के भी ज़ाया करना है। 5 साल उन्होंने ज़ाया कर दिया, दोबारा मौका मिलेगा तो वो क्या कर लेंगे? चांस नहीं देना चाहिए। हमें चाहिए कि खान साहब को एक और मौका दे दे। 5 साल में ना खान साहब चेंज लाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि एक दिन भी इसको नहीं देना चाहिए। जो वादे इसने किए थे, कौन से वादे पर सिर्फ बातें ही थी। कभी भी नहीं करूँगा। रुपये का लीटर तेल करेगा, रुपये का लीटर चीनी करेगा, फिर भी हम इमरान खान को नहीं मानेगा। इमरान खान को हम नहीं मानता। इमरान खान ने अवाम की चिंचे निकाला। बिल्कुल आना चाहिए, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला होगी सस्ताई। खान साहब ने ऐसा कोई खातिर ख्वाह कोई कारनामा नहीं किया जिसकी वजह से उनकी हुकूमत आनी चाहिए। जो बिगड़ने में 10 साल लगाए सो 10 साल और मौका देना चाहिए उनको ठीक करने में। नहीं आनी चाहिए बिल्कुल ही, क्योंकि खान साहब की जो हुकूमत है ना इस वक्त बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह ना करे फिर से वो आए। जब से आया है तब से मुसीबत लाया है। जब से इमरान साहब आया ना हम लोग तो बहुत परेशान है। मकसद आवाम का बेड़ा गर्क हो गया हो जाए, आवाम की तो किसी को कोई वो है ही नहीं। अवाम के तासुरात आपने जाने। इस वक्त रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंदलीब साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अंदलीब साहबा, एक पिक्चर वो है जो हुकूमत पेंट कर रही है जिसके मुताबिक माशी आशारिये बहुत बेहतर हैं, हुकूमत खुद को मजीद मुस्तहकम महसूस करती है, लेकिन दूसरी जानिब आम आदमी की गुफ्तगू आपने सुनी है। अगर हुकूमत के लिए सब अच्छा है तो फिर कॉमनर के लिए सब अच्छा क्यों नहीं है? शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाकई एक बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस वक्त कोरोना है और सारी दुनिया की मईशतें जो है वो कोरोना में डूब चुकी हैं। भारत में देखें 7.7 माइनस ग्रोथ रेट है। जो वर्ल्ड बैंक की वैसे आई है रिपोर्ट, उसमें -2.9 पूरी दुनिया श्रिंक हुई है। और महंगाई है, भूख है, बेरोजगारी है। इस सारी इन्वायरमेंट में जहाँ यूएसए, यूके, इंडिया सब तकरीबन नॉकआउट हुए, पाकिस्तान ना सिर्फ मुस्तहकम हुआ बल्कि ग्रो किया। अंदलीब साहब, आपके जवाब से पार्शली तो एग्री किया जा सकता है कि इस वक्त इंटरनेशनली जीडीपी की जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो दीगर ममालिक के अंदर खराब है, लेकिन एज फार एज महंगाई और बेरोजगारी इज कंसर्न तो हमारे यहाँ महंगाई जो है वो हालिया अरसे के अंदर जो है वो बढ़ी है। अगर मैं आपको बताऊँ कि रवा माली साल के पहले 10 माह के अंदर महंगाई शहरी इलाकों में 8.83% रही है। ये इदारे शुमारियात की रिपोर्ट है, हुकूमत की नाक के नीचे काम करता है। इसी तरह से देही इलाकों के अंदर 10% से बढ़ गई है। 85 लाख अफराद बेरोजगार हो गए हैं और इसके अलावा जो पैरिशेबल आइटम्स है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन सूरत हाल एक कॉमनर के लिए बड़ी डिफिकल्ट है। आप सही कह रहे हैं और महंगाई डेफिनेटली एक इशू है, लेकिन दो चीजें आप याद रखें कि इस वक्त आप पहले मैक्रो, आपको भी पता है कि जो जब तक कि मैक्रो ठीक ना हो ना तो आप माइक्रो में आप महंगाई कम कर दें, वो महीने बाद दोबारा आ जाएगी, साल बाद दोबारा आ जाएगी। यही होता रहा पीछे भी। आपको याद होगा कि मैं जब 2015 में महंगाई जो थी वो 9% थी, फिर वो नीचे आई और फिर अब ऊपर गई है। अब जो आप देखते हैं होता क्या है कि महंगाई नीचे लाने के लिए आपको अपनी रेवेन्यू जनरेशन को एक्सपैंड करना पड़ता है। ग्रोथ जब होती है तो तब आती है। अब इस वक्त आपके रिजर्व्स जो हैं वो 23 बिलियन है, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 13% ऊपर गई हैं, आपकी जो ट्रैक्टर्स की सेल है वो 56% है, जिसका मतलब है कि किसान जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, खुशहाल हो रहा है। ये जो कॉमनर का मामला है या इन्फ्लेशन का मामला है, आम आदमी की जेब का मामला है, इसका ताल्लुक फिस्कल डेफिसिट के साथ है। आपको नहीं लगता कि करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर तो आपने बहुत ज्यादा गैर मामूली अंदाज में फोकस रखा, लेकिन फिस्कल डेफिसिट पे फोकस नहीं कर सके? आई थिंक तमाम इशारे जो है इस वक्त बेहतरी की तरफ हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि हमें हाईएस्ट डेफिसिट्स मिले, मतलब तारीख की बदतरीन। आपको अगर मूडीज ने
कहा कि जी ये नेगेटिव है, रिस्की है, अनस्टेबल है, सिर्फ आपके पास 15 दिन के रिजर्व्स हैं, तो वो ऑब्वियसली पहले हमने वो सारे उनको मुस्तहकम करना था। मैं अब आपको महंगाई की एक बात बताती हूँ। महंगाई के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी भी चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई। इस वक्त इंडिया में जो पेट्रोल है वो अगर आप इक्विवेलेंट करें तो 198 रुपीस पर लीटर है, ठीक है। बांग्लादेश में 169 रुपीस। लेकिन कितनी देर तक ऐसा ना करने के मुतहम्मिल हो सकेंगे आप? देखिए, हमने कोशिश यही की है कि आवाम पे बोझ ना पड़े। अभी जैसे बिजली की कीमतें हैं, आपको भी पता है बिजली की कीमतें ये हमें 20 साल के लिए गिरवी रखे गए हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स करनी होती, यानी आपके घर में सोचें आप एक एसी चलाएं या आप 10 चलाएं, आपको बिल जो है वो 10 का आएगा। मतलब आप ना भी चलाएं, ये करके गए हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स करके गए हुए हैं, इसीलिए ये बढ़ रहा है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने ये सोचा है और एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लाए हैं जिसमें हम टैरिफ्स को, जिसको कहते हैं, और तरीकों से हम उनको डाइवर्सिफाई करके अपने मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स को बचाएंगे। पिछले हुकूमतों में ऐसे ही है, गिरवी वो रख के गई हुए, सॉल्यूशंस हम ला रहे हैं, डेट वो इकट्ठा करके गए हैं, साफ हम कर रहे हैं, ग्रे लिस्ट में वो डाल के गए पाकिस्तान को, हम निकाल रहे हैं। सो बेसिकली हम ये बिल्कुल आपको, अगर हमने 4 दफ़ा इस पे पेट्रोल पे नहीं इंक्रीज की तो हमारा क्या है मकसद? हमारा मकसद ये है, नंबर 1 हमने ग्रो करना है 6% के करीब। दूसरा, टैक्स रेवेन्यू जो है उसको हमने, अब हमारे 29 लाख हो गए हैं जो कि पहले 25 लाख थे, हमने इसको 40 लाख पे लेके जाना है। जब आपकी ब्रॉडनिंग होगी टैक्स की तो आपको और टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे और टैरिफ्स नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने पेमेंट करनी है। पेमेंट जब आपने करनी होती है, आपका पूल पड़ता है पेमेंट का, तो आप अगर एक मद से नहीं दूसरी मद से उसको पूरा करते हैं। प्रॉब्लम तो तब आता है जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी पड़ा हुआ है, आपका डेट भी पड़ा हुआ है, आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी कम हो रहा है। हुकूमत जो दलदल में धंसी हुई थी, जिसके लिए मौशी चैलेंजेस बहुत सारे थे, जिसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स थे, वो अचानक से उस दलदल से निकल आई है, वो मुस्तहकम हो गई है। जीडीपी ग्रोथ 4% प्रेडिक्ट की जा रही है, नेक्स्ट ईयर 5 होगी, फिर जैसे आप फरमा रही है 6 हो जाएगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से अब ये कोई नई स्ट्रैटेजी तो नहीं है, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो नहीं मुतारिफ कराई जा रही कि अब इसको इस तरह से मार्केट करना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन तो प्ले कर रही है अदरवाइज? देखिए, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की और मैं उसका यही जवाब दूँगी, क्योंकि सारे एक देखे ना, जब ये 5.8% अपना दिखाते थे तो IMF, वर्ल्ड बैंक और सारे क्या कहते थे जी इतना बड़ा आपका खसारा है, उसके ऊपर ना आपकी एग्रीकल्चर बढ़ेगी, -19% आपकी एग्रीकल्चर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नीचे आ रही, तो आपके बड़े कैसे 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। अब हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 3.5% से बढ़ी, आपकी सर्विसेज 4.43% से बढ़ी, आपकी एग्रीकल्चर में 6 क्रॉप्स बम्पर क्रॉप्स हैं, आप इनको मिला लें तो आपको ऐड करके ये मिल जाएगा। और अभी तक आप देखें, एक बंदा इनकी तरफ से आके मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हाँ जी वो 3% कुछ तो हो सकती है लेकिन 4% नहीं हो सकती। पहले कह रहे थे 1.5% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब क्योंकि कैलकुलेट करके उनको पता चल रहा है और वो कंटेस्ट नहीं कर सकते ये फिगर्स, अब वो आके इधर उधर की मार रहे हैं, फिर आके कहते हैं चलो जी 4% बढ़ गई है, अब अवाम पे क्या असर होगा, फिर आके कुछ कहते हैं, फिर आके कुछ करते हैं। ये जो चलिए आपको इंडस्ट्री से पता चल रहा है, आपको किसान से पता चल रहा है, आपको सबसे पता चल रहा है। अंदलीफ साहब मुझे बताएं कि आम आदमी के लिए इसके नताइज कब मुरतब होना शुरू हो जाएंगे? मतलब कब तक एक्सपेक्ट करें कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है 10% से ऊपर है, नीचे आ नहीं रही, वो बेहतर हो जाएगी और एक कॉमनर की जो कुव्वत खरीद है वो भी बेहतर हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम भी इन इट्स रियल फॉर्म बेहतर हो जाएगी? देखिए, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, दिसंबर तक वी एक्सपेक्ट कि 7 और 8% के दरमियान में आपकी महंगाई आ जाएगी। और जहाँ तक बाकी चीज़ों का ताल्लुक है, जॉब्स का, क्योंकि एक महंगाई होती है, एक बेरोजगारी है। इस वक्त आपको पता है कि अगर एक्सपेंशन हो रही है और 40 इंडस्ट्रीज जो कंस्ट्रक्शन में वो बढ़ रही हैं, तो आपको जॉब्स की सख्त ज़रूरत है। इनफैक्ट आपको ये भी पता होगा कि IT एक्सपोर्ट्स जो है वो डबल हुई है और IT वालों ने कहा है कि हमें स्किल्ड जॉब्स चाहिए कम से कम 3 टाइम्स जो हमें अब हैं। तो आपको पहले ही पता लग गया कि जॉब्स भी मिलना शुरू हो गई हैं, लेकिन आपको 1 साल के अंदर इसका इम्पैक्ट। और शुक्रिया अंजलि वफा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर नैब बेऐब क्यों नहीं है, ये कहाँ मामला है, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि नैब की गैर जानिबदारी तो आप और हम सब जानते हैं। नैब मुकदमात में जमानत सिर्फ हार्डशिप उसूलों पर ही हो सकती है। अपनों का केस एंटी करप्शन दिया जाता है, जो मुखालिफ हो उसको नैब में फंसा दिया जाता है। जस्टिस तारिक ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से हुकूमतों के बदलने से नैब के रवैये में भी झुकाव आता है। बहुत से मुकदमात में नैब ने अपीलें तक दायर करने से इनकार कर दिया। सवाल यह है कि नैब सियासी इंतकाम के लिए क्यों इस्तेमाल होती है? नैब को के लिए कौन इस्तेमाल करता है? क्या नैब का झुकाव हमेशा ऑपोजिशन की जानिब होता है? क्या कौमी एहतसाब ब्यूरो को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसी का जायजा लेते हैं। हुकूमत के गुज़श्ता 1000 दिनों का जायजा आपके सामने रखता है। जहांगीर तरीन के खिलाफ चीनी स्कैंडल आया, मामला नैब की बजाय FIA के सपुर्द किया गया। इसी स्कैंडल के दौरान वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार पर सबूत पेश हुए, लेकिन उनका सिर्फ कलमदान तब्दील हुआ। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और सूबाई वजीर हाशिम जवाब बख्त के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस शुरू हुआ, मगर कुछ ही अरसे बाद इसे बंद कर दिया गया। जुल्फी बुखारी के खिलाफ ऑफशोर कंपनी से मुताल्लिक केस की तहकीकात अदम शवाहिद की बुनियाद पर बंद की गई। रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन केस में नाम आया, मगर केस नहीं बन सका। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के केसेस भी ताहाल बंद फाइलों में मौजूद हैं। मालम जब्बा केस, BRT केस और इमरान खान हेलीकॉप्टर केस पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। बाबर आवान नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट से मुर्जाना तौर पर बाइज्जत बरी हो गए। आजम सवाती पर CDA की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया, इस्तीफा लिया गया, ताहम सिर्फ 4 माह बाद केस खत्म कर दिया गया और उन्हें दोबारा से कलमदान अता कर दिया गया। आटा चीनी स्कैंडल के दौरान वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी के खिलाफ तहकीकात नैब को सौंपी गई, ताहम उन्हें एक बार भी नैब में तफ्तीश के लिए तलब ही नहीं किया गया। अलीम खान गिरफ्तार हुए, फौरी बरी भी हो गए और उनको वजारत में वापस भी ले लिया गया। इसी तरह अगर ऑपोजिशन का जायजा लिया जाए तो नैब केसेस का सामना करने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में पार्टी के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ के अलावा साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर आमदन से जायद असासों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के रेफरेंसेस हैं। एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के केसेस हैं। नैब केसेस का सामना करने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो, साबिक सदर की हमशीरा फरियाल तालपुर, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वजीर आजम परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और आगा सिराज दुरानी शामिल हैं। दूसरी जानिब ऑपोजिशन इत्तेहाद मीडियम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान समेत ऑपोजिशन के दीगर रहनुमा सलीम मांडवी वाला, इंजीनियर अमीर मकाम, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और MNA जावेद लतीफ़ भी नैब के रेडॉर पर हैं। 1999 में अपने क़याम से लेकर आज तक शायद ही ऐसा हुआ हो कि नैब ने किसी सियासतदान से रिकवरी की हो या कोई रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रहा हो। ऑपोजिशन जमातों है कि मौजूदा हुकूमत नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करती है। ऑपोजिशन इस हवाले से क्या बयान दाखती है, वो स्टेटमेंट्स भी आपके सामने रखता है। भाई सवाल ये है कि या तो नैब चलेगा या फिर इकोनॉमी चलेगी, दोनों साथ नहीं चल सकते। सारे KPK में कोई बेईमान नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहाँ पे रहते। एक अपने सूबे में एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया, BRT में इस्तिस्ना है, आलम जब्बा में इस्तिस्ना है, बिलियन ट्री सुवलामी में इस्तिस्ना है और जो वजीर आजम का जाती है फॉरेन फंडिंग केस उसमें भी इस्तिस्ना है। इनके ऊपर नैब लागू नहीं होता। ये नैब सियासतदानों और सिविलियंस का बेइज्जती प्रोग्राम चल रहा है। जनरल लोग भी आते रहे जिनके साथ नैब के साथ ज्यादती होती रही, टारगेट किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, लिटरली एक्सटॉर्शन की गई, प्ली बार्गेन के नाम पे लोगों से पैसे जबरदस्ती लिए गए। नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को खत्म करें। ऑपोजिशन के तासुरात आपने जाने। ऑपोजिशन की तरह हुकूमत के लिए भी सब अच्छा नहीं है। हुकूमत भी नैब की कारकर्दगी के लिए उससे मुतमईन दिखाई नहीं देती, बल्कि ऑपोजिशन जमातों की तरह नैब से नाला है। हुकूमती वज़रा की जानिब से हुकूमती कैंप से क्या स्टेटमेंट सामने आते हैं, वो स्टेटमेंट्स भी आपके सामने रखता है। जो मैनिफेस्टो का एहतसाब जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो नैब की नाअहली और नैब के जो लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन एबिलिटी, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी, और उनकी वजह से एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि जिन लोगों ने लूट मार की भी है वो भी क्लेम कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, और उसका रिजल्ट ये है कि सारा एहतसाब का प्रोसेस जो है उसको मुतनाज़ा बना दिया। अगर नैब ने कोताहियां की हैं, अगर नैब ने कमजोरियां की हैं, तो उसका नुकसान कौन है? वो हमें नुकसान हो रहा है। मेरे कारोबार का नुकसान, 7 महीने से मैं अपने दफ्तर नहीं गया हुआ। अगर ये कोई और मुल्क होता, एक तो मैं सब कुछ सू कर सकता था, या वो जेल में होते हैं, और जो ये 7 महीने मेरे साथ जो हुआ है
इसकी मैं अकाउंटेबिलिटी ले। ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों नैब से नाला हैं। दोनों की ख्वाहिश है कि नैब के मामला दुरुस्त किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत नैब में इस्लाहात की ख्वाहिशमंद भी है। ये सुन के खुशी होगी कि आज हमारी ऑर्डिनेंस निकला ही है और नैब को ऑर्डिनेंस के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को इंसुलेट कर दिया है नैब से। या मुझे पता है मेरे कई दोस्त भी बैठे हुए जिनको काफी खुशी होगी सुन के, क्योंकि उनके ऊपर भी नैब के केसेस चल रहे थे। मैं नैब को भी कहता हूँ कि नैब आपने कई जगह बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन खुदा का वास्ता है कि केसेस को मंतकी इंजाम तक तो पहुँचाओ। नैब के ऊपर पिछले 10 सालों में खासकर उसके कवानीन के अंदर तब्दील करने की बहुत सारी ख्वाहिशें भी थी, लेकिन वो सारी ख्वाहिशें जो थी वो बदनीति पे मबनी थी। मौजूदा जो निज़ाम है एहतसाब का, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये सारे का सारा मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ। सियासी क़यादत का इल्ज़ाम है कि नैब ब्लैकमेल करता है। नैब के जरिए सियासी रहनुमाओं को हिरासा किया जा रहा है। गैर मुल्की इदारों की जानिब से भी नैब की कार्रवाइयों पर सवालात उठाए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि सियासी क़यादत खुद नैब को बेऐब बनाने के लिए अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रही है। ऑपोजिशन जमातें नैब इस्लाहात के लिए हुकूमत से ताउन क्यों नहीं कर रही हैं। नैब इदारे पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को दुरुस्त करने में किरदार अदा क्यों नहीं कर रही। यकीनन ये वो सवालात हैं जिन पर ऑपोजिशन, हुकूमत और खुद नैब को मिल बैठकर सोचें ताकि इदारे पर लगे दाग मिटाए जा सकें। क्या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कश्मीर से बेतनाई गद्दारी सियासी नारा तो नहीं है, आम मामला है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक बार फिर मसला कश्मीर पर अपने दो टोक मौक़िफ़ का इआदा किया है। दो टोक मौक़िफ़ बयान किया है। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत जब तक कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल नहीं करता, इसके साथ हालात बेहतर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली से ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान ऐसी जगह पर वाक़ है जहां से खित्ते के तरक्की रवाबित को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अफगानिस्तान के अलावा हमारा जो हिंदुस्तान से ताल्लुकात हैं, वो बदकिस्मती से जब से उन्होंने 5 अगस्त 2019 में कश्मीर पे यूनिलैटरली एक कदम उठाया है और उसकी वजह से जो उन्होंने इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल उसकी जो रेजोल्यूशंस हैं उनकी वायलेशंस करके यूनिलैटरल जो कदम उठाए हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ये बिल्कुल कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों की बिट्रेल होगी, उनसे हम गद्दारी करेंगे। इसलिए हम जब तक हिंदुस्तान रिवर्स नहीं करता हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सकते। भारत से तिजारत कश्मीरियों से गद्दारी के मुतरादिफ होगा। दो टोक मौक़िफ़ है। मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान हमेशा से ही दो टोक मौक़िफ़ अपनाए हुए है। भारत के साथ तिजारत के मामलात भी मसला कश्मीर से वाबस्ता कर रखे हैं। भारत से कपास बरामद करने के हवाले से इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इजाज़त दी तो इस फैसले को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से पीछे हटने से तशबीह दी गई। कॉटन इंपोर्ट करने से मुतालिक बात हुई, ईसीसी का डिसीजन था, उस पर हमाद अज़हर साहब ने क्या कहा था, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। हमने इंडिया से चीनी की तिजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भारत से तिजारत का ख्वाहिशमंद है? क्या मसला कश्मीर को पसे पुश डालकर भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाए जा सकते हैं? पाकिस्तान भारत से ताल्लुकात किन शराइत पर बेहतर बनाएगा? शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज काबीना में जो ईसीसी का फैसला था कि हिंदुस्तान से चीनी और कपास लिंट बरामद की जाए, बहस के बाद कैबिनेट इस नतीजे पे पहुंची इस फैसले को मौखर कर दिया जाए, पर मजीद गौर की ज़रूरत है, तो उसको मौखर कर दिया गया और कैबिनेट ने ईसीसी के फैसले की तायद नहीं की। मसलन एक साहब ने तो ये कह दिया ओ जी पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। खुदा के वास्ते पाकिस्तान ने कोई यू टर्न नहीं लिया। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत, खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का प्रिंसिपल स्टांस ये है कि जब तक इंडिया 5 अगस्त वाले इक़दाम को रिवर्स नहीं करता, उसका कोई रिवर्सल नहीं होता, तब तक उनके साथ कोई बात नहीं हो सकती। और इस पोजीशन में उनसे बात करना या ट्रेड करना गद्दारी के मुतरादिफ होगा। ये प्रिंसिपल पोजीशन और स्टैंड तो बिल्कुल ठीक है, बहुत क्लियर पोजीशन है, लेकिन ये बताइएगा जय साहब, इस स्टैंड के साथ हम अपने हदफ के कितना करीब हुए हैं अब तक?
हदफ से आपकी क्या मुराद है, क्या हदफ है आपका? सर देखिए, हमारा जो प्राइमरी हदफ है, ऑब्जेक्टिव है, वो तो यही है कि इंडिया फौरी तौर पर जो है वो दोबारा से अपनी असल हालत के अंदर बहाल कर दे 370A की जहाँ तक बात है। अब इसको अगर आप तारीखी पस मंजर में देखें कि 72 ईयर्स तक वो पहले ही उस पोजीशन पर थे। 5 अगस्त 2019 से पहले तकरीबन 70 बरस उन्होंने इसे मुतनाज़ा इलाका तकसीम किया और एक हल तलब मामला अंडर UN रेजोल्यूशन 2 वो चाहते थे कि हम सिमला अग्रॉड के तहत बायलैटरली इसको हल करें। तो उस बायलैटरल डायलॉग को वो अहमियत तो देते थे, लेकिन आज तक कभी इसका हल हम तलाश नहीं कर सके थे। अब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके पीछे मुझे एक तारीख नजर आती है कि हिंदुस्तान को बतदरीज अमेरिका ने मजबूत किया है बीइंग अ वीटो पावर, और कुछ और जो वीटो पावर्स हैं इन्होंने उसको मुसलसल इरादतन हिंदुस्तान को वो मजबूत करते आए हैं, क्योंकि वो देख रहे थे कि इस रीजन में 20, 25 या 30 साल बाद क्या सूरत हाल बनेगी। उसको अगर मैं जायजा लूं तो उन्होंने एक वक्त में, जब हम 1984 में USSR के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जंग में मसरूफ थे, तो उन्होंने इंडिया को सियाचिन ऑक्यूपाई करवा दिया 1984 में, और उनको कभी न रोका न मजबूर किया कि आप खाली करें। फिर जब कारगिल हुआ तो उन्होंने कारगिल में इंडियन आर्मी बहुत मुश्किल पोजीशन में थी, लेकिन फिर बिल क्लिंटन ने कारगिल में उनको रिलीफ दिलाई और नवाज शरीफ साहब को वहां बुलाकर अमेरिका में गैर मशरूत विड्रॉल की शर्त रखते हुए मुलाकात का टाइम दिया और कहा कि आप कारगिल खाली करें। तो इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान को बतदरीज मजबूत करते रहे, क्योंकि वो बढ़ते हुए चाइनी इन्फ्लुएंस को अमेरिका तो बड़े अरसे से देख रहा था कि चाइना की ग्रोथ कैसे हो रही है, वो किस तरह बढ़ रहे हैं। जैसा अमेरिकन खुशनुदी एक तरफ, लेकिन जो हमारे स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, जहाँ तक चाइना का मामला है, तो चाइना को भी इस बात का बखूबी इदराक है कि कश्मीर हमारे लिए शहर की हैसियत रखता है, कश्मीर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट इशू है। तो आपको नहीं लगता फिर हमने कुछ, जो बाइडेन इंतजामिया का टेक ओवर करने के बाद अमेरिका को हमने सुना कि सालसी की पेशकश हुई है, सालसी हो रही है, गल्फ के अंदर जो है वो दोनों तरफ से कुछ अहम ऑफिशियल्स ने मुलाकात भी की है और उसमें UAE ने मीडिएशन का रोल भी प्ले किया है, तो क्या उसके समरात मुरतब नहीं हुए, वो नतीजा खेज साबित नहीं हुई, या महज रूमर्स थी? देखिए, उसमें मैं नहीं समझता कि UAE गवर्नमेंट ने कोई सालिस का रोल प्ले किया है, क्योंकि हिंदुस्तान इस कश्मीर के मसले पर कोई सालिसी तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। ये तो एक बड़ी राइटिंग ऑन द वॉल है। दूसरी बात यह है कि जो चाइना का तरीका है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, वो टाइम लेके मसाइल को हल करते हैं। चाइना को साउथ चाइना सी में थ्रेट बड़े अरसे से नजर आ रही थी। पिछले 20 बरस से वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया का बढ़ता हुआ कोऑपरेशन CPEC में साउथ चाइना सी में देख रहा था। इसलिए उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए एक बहरा अरब और इंडियन ओशियन की तरफ जाने का मुतबादिल रास्ता निकाला। और फिर हिंदुस्तान का जो इशू है कश्मीर के अंदर, उसमें जो ही इन्होंने उसको रीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश की और यूनियन टेरिटरी में शामिल किया लद्दाख को, तो डोकलाम में जो उन्होंने इनको अमेरिका को जो सबक, इंडिया को जो सबक सिखाना था, वो उन्होंने सिखाकर एक पैगाम दे दिया। लेकिन जरा साहब, हम एक स्ट्रेटेजिक एलाई के साथ होकर खुद को कॉर्नर्ड भी तो नहीं कर सकते अक़वाम आलम की सफ़ के अंदर, कि हम कहें कि ठीक है चीन पे इक्तफा है और उसके साथ चलें, और उसके बाद ये पता चले कि जब पीछे मुड़ के देखें तो हमें तवक्कुआत से मुख्तलिफ जो है वो नतीजा मिले। तो आपको लगता है कि हमें इंटरनेशनलाइज करने के लिए फिर दीगर अक़वाम आलम को, और फिर जो अमेरिका वीटो करता है बार बार, उसको कहीं ना कहीं ये समझाने की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है? देखिए, अमेरिका को आप नहीं समझा सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर अमेरिका वीटो पार है तो चाइना भी वीटो पार है, ये तो वीटो पार हैं। अगर रशिया की आपके साथ नज़दीकियां बढ़ती हैं तो रशिया भी एक वीटो पार है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अमेरिका की दुश्मनी मूल लेनी चाहिए, लेकिन मैं मुख्तसरन बात जो 2 लफ्ज़ों में बयान कर सकता हूँ कि अमेरिका के दुश्मन को अपना दुश्मन न बना लें, या अपने दोस्त को, अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को अमेरिका की खुशनुदी के लिए
अपने आप से दूर मत करें, उनका कॉन्फिडेंस इरोड मत करें, अपने नेशनल मफाद को सामने रखते हुए कंस्ट्रक्टिव रिलेशन रखें। बिल्कुल ठीक। जैसा मैं चाहूंगा इख्तिताम में जरा इख्तिसार से बता दें कि हाउ लॉन्ग विल इट गो सर, ये जो इलीगल एनेक्सेशन वाला मामला है और कश्मीरियों पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, अब इसकी उम्र कितनी दिखाई दे रही है आपको? मुस्तकबिल करीब के अंदर क्या इस मामले का हल होता हुआ देख रहे हैं आप? मुझे बहुत नजदीक हल नजर नहीं आता। मे बी अ डेकेड एंड बियॉन्ड अगर रेजिस्टेंस मूवमेंट में जान पड़ गई तो, अगर उन्होंने जिस तरह पहले इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में 3 ग्रुप्स बनाए रखे इंडिया ने, एक यूनियनिस्ट अब्दुल्ला एंड मुफ्ती जो हुकूमत करके हिंदुस्तान के साथ मिलकर चलने को तैयार थे, फिर एक हुर्रियत वाले थे जो आज़ादी पाकिस्तान के साथ इलाक़ की बात करते थे, एक और इंडिपेंडेंट ग्रुप था जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करता था। इस तरीके से डिवाइड करके हिंदुस्तान ने उन्हें कभी कोई मुत्तहिदा महाज बनाने का मौका नहीं दिया। लेकिन अब जो 35A एंड 370 के रिवोक करने के बाद उन्होंने एलियनेट कर दिया है पूरे कश्मीर को, तो अब ये मौका है कि कश्मीरी किसी नए ट्रैप में ना फंसें और पाकिस्तान उनको इग्नोर ना करे, ताकि वहां की जो रेजिस्टेंस की मूवमेंट है बिल्कुल ठीक है, यानी के लिए इंटरनली यूनाइट होकर रेजिस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान अपनी प्रिंसिपल पोजीशन अपनाए हुए है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि हम कश्मीर से कितना करीब और कितना दूर हुए हैं, सोचने की बात है। ये तो था आज का दास्ताक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।